बिरजू के माँ बाप पैदा होते ही मर चुके थे, इसलिए वो अपने भैया किशनलाल और भाभी सविता के साथ रहता था। अच्छी पढ़ाई करने के लिए वो शहर में पढ़ाई करने चला जाता है। बिरजू के साथ में पढ़ने वाली लड़की मंजू से उसे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करके गांव ले आता है। बिरजू, हमने शादी तो कर ली है, पर क्या तुम्हारे भैया भाभी इस शादी को मानेंगे और मुझे अपनाएंगे? मंजू, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं और तो और मुझे अपने बेटी की तरह प्यार करते हैं। वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। बिरजू और मंजू गांव आ जाते हैं और अपने घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कौन है भाई? अभी आती हूँ, रुको जरा, दरवाजा तोड़ोगे क्या? सविता दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर बिरजू और उसके साथ एक लड़की खड़ी होती है। सविता बिरजू को देखते ही चौंक जाती है। अरे बिरजू, तुम अचानक कैसे आए? ना कोई पत्री न तार। अगर तुम बता देते कि तुम आ रहे हो तो तुम्हारे भैया तुम्हें स्टेशन लेने आ जाते। बस बस भाभी, सारी बातें यही कर लोगी क्या? अंदर आने को नहीं कहोगी? सफर में हम दोनों बहुत थक गए हैं। अरे हाँ बिरजू, हम तो बोले ही जा रहे हैं बस। ये तो पूछा ही नहीं कि ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। भाभी, हमने शहर में शादी कर ली है और ये लड़की मंजू हमारी पत्नी है। क्या तुमने शादी कर ली है अपने भैया भाभी के बिना? तभी मंजू बोल पड़ती है। वो भाभी, शहर में कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि हमें शादी वहीं करनी पड़ी और यहाँ आपका आशीर्वाद लेने चले आए। सविता दिल की बहुत अच्छी थी, इसीलिए दोनों की शादी सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अंदर से किशनलाल को बुलाती है। अजी सुनते हो जरा, बाहर तो आओ जरा, देखो तो अपना बिरजू आया है। किशनलाल जल्दी से बाहर आ जाता है और खुशी से बिरजू को गले लगा लेता है। बिरजू, मेरे भाई, तू आ गया। तुझे देखकर मैं बहुत खुश हो गया। तभी सविता बोल पड़ती है। अजी, अपने बिरजू ने शहर में शादी कर ली और ये लड़की मंजू इसकी पत्नी है। अच्छा बिरजू, तू खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तुम दोनों ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? हम दोनों का आशीर्वाद भी तो लो। बिरजू और मंजू भैया भाभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। चलो अब दोनों अंदर चलकर आराम कर लो। थोड़ी दिनों में सभी गांव वालों को भी पता चल जाता है कि बिरजू किशनलाल का भाई शहर की लड़की से शादी करके आया है। गांव वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे बहन, सुना तुमने? बिरजू ने शहर में शादी कर ली है। सविता और किशनलाल ने उन दोनों को अपना भी लिया और घर में भी घुसा लिया। हाँ बहन, सुना मैंने। कहीं इन्हें देखकर हमारी बहू बेटियां ना बिगड़ जाएं। इस बिरजू ने हद ही कर दी है। अरे गांव की छोरियां क्या कम पड़ गई थी जो शहर की लड़की से शादी करके आ गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं? शहर में तो ये सब चलता ही रहता है। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और रात हो जाती है। पूरा गांव सोया हुआ होता है। बिरजू और उसकी पत्नी मंजू एक कमरे में सो रहे होते हैं। अचानक से मंजू को बहुत प्यास लग रही होती है। शरीर की थकावट की वजह से मंजू बिस्तर से उठ नहीं पाती है और नींद में ही पानी पानी बड़बड़ाती रहती है। पानी पानी, बहुत प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो मुझे, पानी चाहिए मुझे, मेरा गला सूख रहा है, पानी पानी। मंजू इतनी गहरी नींद में सो रही होती है कि पानी पीने के लिए भी उठ नहीं पाती। अचानक से क्या होता है कि पानी की तड़प से उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलकर पानी की तलाश में जाती है और वो रसोई में रखे मटके में से पानी पीने के लिए उसके अंदर घुस जाती है। तभी सविता आहट सुनकर उठ जाती है और रसोई में जाकर देखती है। अरे, ये मटके का ढक्कन किसने हटाया? शायद बिल्ली होगी, उसने हटा दिया होगा। ढक दूं, नहीं तो इसमें मक्खी मच्छर गिर जाएंगे। सविता मटके को ढककर वहां से चली जाती है और फिर सो जाती है। मंजू मटके के अंदर बंद हो जाती है और चिल्लाती रहती है। मुझे यहाँ किसने बंद किया? मुझे निकालो यहाँ से, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, कोई है? बिरजू, बिरजू, मुझे निकालो यहाँ से। मंजू की आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनता। सुबह जब बिरजू सोकर उठता है और मंजू को उठाने की कोशिश करता है। मंजू, उठो, सुबह हो गई। अरे मंजू, उठना नहीं है क्या? चलो उठो, उठो। कोई हलचल नहीं होती। बिरजू उसे हिलाता है उठाने के लिए, पर मंजू नहीं उठती। तो बिरजू बहुत घबरा जाता है और भाभी और भैया को आवाज लगाता है। भाभी, भैया, जल्दी आओ, देखो ना मंजू को क्या हो गया है। ये तो उठ ही नहीं रही है।
कोई जवाब भी नहीं दे रही। आवाज सुनकर दोनों बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बिरजू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, और घबराए हुए भी हो। क्या हुआ? भाभी, भैया, मंजू कुछ बोल नहीं रही। देखिए ना, क्या हो गया है उसे। हाय राम, मंजू तो मर चुकी है। नहीं मेरी मंजू मर नहीं सकती। कल तक तो वो बहुत खुश थी। कल रात को तो हम दोनों ने बातें भी करी थी, फिर दोनों सो गए थे। भाभी, भाभी, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। बिरजू, अपने आप को संभालो। अब मंजू इस दुनिया में नहीं रही। बिरजू बहुत रोता है तो रोने की आवाज सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों हो रहा है और कौन रो रहा है? बिरजू रो रहा है। उसकी पत्नी मंजू अब इस दुनिया में नहीं रही। रात को ही पता नहीं क्या हुआ, सुबह वो मरी हुई मिली। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। कल ही तो बेचारा शादी करके लाया था और आज ये सब हो गया। अब क्या करना है भाई लोग? बिरजू की पत्नी का अंतिम संस्कार कर दो। नहीं नहीं, मैं अपनी मंजू को किसी को नहीं दूंगा। ये सो रही है, अभी उठ जाएगी और बोलेगी, बिरजू, बिरजू। बिरजू, अपने आप को संभालो। अब मंजू इस दुनिया में नहीं रही, अब उसका अंतिम संस्कार करने दो। फिर गांव के 4 लोग आकर मंजू को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। बिरजू बहुत रोता है और किशनलाल और सविता उसे तसल्ली देने में लग जाते हैं। बिरजू, बिरजू, बिरजू। कौन कौन? मंजू, मंजू, ये तुम हो क्या? मंजू, तुम कहाँ हो? मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो? मंजू, मंजू। तभी भाभी आ जाती है। कोई नहीं है यहाँ बिरजू, तुम्हारा वहम है ये। तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है ना, इसीलिए तुम्हें उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। चलो बिरजू, आज तुम मेरे पास सो जाओ। बिरजू किशनलाल के पास सो जाता है और बिरजू के कमरे में भाभी सो जाती है। सोने के बाद तभी आवाज आती है, बचाओ, मुझे बचाओ, बिरजू, बिरजू। ये आवाज तो आ रही है, मुझे भी सुनाई दे रही है। कुछ तो गड़बड़ है, कल तांत्रिक बाबा को बुलाती हूँ। सुबह होते ही सविता तांत्रिक बाबा को बुला लेती है। बाबा हाथ में नींबू लेकर एक मंत्र बोलता है और सारे घर में घूमता है। उस वक्त सभी घर में ही आसपास होते हैं। बाबा को कुछ समझ आता है। ये मेरे नींबू वाला हाथ इस मटके के पास रुक गया है। इस मटके में कुछ है। इस मटके में एक आत्मा है, लड़की की, जो अभी इसी में तड़प रही है बाहर आने के लिए। कोई भी इस मटके को हाथ नहीं लगाएगा। अभी हम ध्यान लगाकर सब देखते हैं क्या माजरा है। बाबा ध्यान लगाकर सब पता कर लेता है। क्या हुआ बाबा, कुछ तो बताओ। चुप करो, बहुत बड़ा पाप हुआ है। ये लड़की रात को सो रही थी, इसे बहुत प्यास लगी थी, तो उसकी आत्मा निकलकर पानी पीने इस मटके में उतर गई और सविता ने इस मटके को ऊपर से ढक दिया। इस मटके में मेरी मंजू है। मंजू, मंजू, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से निकालने आ रहा हूँ। मंजू। मूर्ख, ऐसी गलती मत करना। ये अब तेरी पत्नी नहीं है, ये एक भयानक चुड़ैल बन चुकी है जो तुम सबको मार डालेगी। अब हम क्या करें बाबा? हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। इस मटके के ऊपर लाल कपड़ा बांधकर इस मटके को जंगल के बीचों बीच एक पेड़ होगा बरगद का, उस पर लटका कर आना, और ध्यान रहे पीछे मुड़कर मत देखना। जैसा जैसा बाबा ने कहा वैसा वैसा ये काम बिरजू करके आ जाता है। रात को हवा चलने के कारण मटका नीचे गिर जाता है और मंजू की आत्मा बाहर आ जाती है। जिन लोगों ने मेरे शरीर को जलाया है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन लोगों को मार डालूंगी।
जिन 4 गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया था वो उन्हें एक एक करके मार देती है। मंजू, मंजू, मेरी प्यारी मंजू, कहाँ हो तुम? देखो, देखो, तुम्हारा बिरजू तुम्हें बुला रहा है। बिरजू, बिरजू, मैं आ गई। तुम्हारी मंजू अब तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम यहाँ? तुम तो मटके में बंद थी ना? मटका टूट गया था और मैं बाहर आ गई अपना बदला लेने के लिए। मैं उन सबको मार दूंगी जिन लोगों ने मेरे शरीर को जलाया। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इन लोगों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बिरजू, ये तुम कह रहे हो? पता है ना उन लोगों ने मेरी क्या हालत की थी? मुझे मटके में बंद कर दिया था, वो मारेंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी अचानक से मंजू की आत्मा बिरजू के सामने से गायब हो जाती है और बिरजू घर जाकर अपने भैया भाभी को मंजू की आत्मा की सारी बातें बता देता है। क्या सच में बिरजू उसके शरीर को जिसने जलाने में मदद की वो उन सबको मार डालेगी? हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। अब तो मैं भी मंजू के खिलाफ हूँ, क्योंकि अब वो बुरी बन चुकी है। मुझे तो लगा था कि मेरा प्यार उसे मरने के बाद भी अच्छा बना के रखेगा, पर नहीं, बदले की आग ने उसे बुरा बना दिया है। अब तो उन तांत्रिक बाबा को दोबारा बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, सही कह रहे हो। मैं कल जंगल जाकर उन्हें घर ले आऊंगी। फिर अगले दिन बाबा उनके घर आ जाते हैं। अब तो एक ही रास्ता है। अब तुम सबको एक नया मटका लेना पड़ेगा और इस आत्मा को कैसे भी करके दोबारा बंद करना पड़ेगा और फिर उसे जलाना पड़ेगा ताकि मंजू की आत्मा को शांति मिल सके। और ये काम सिर्फ बिरजू कर सकता है, क्योंकि एक वो ही है जिससे मंजू सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ बाबा, मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर बिरजू मंजू की आत्मा को मटके में लाने की योजना बनाने में लग जाता है। तभी मंजू की आत्मा बिरजू को पुकारने लगती है, बिरजू, बिरजू। बिरजू सोचता है यही सही मौका है मंजू की आत्मा को मटके में बंद करने का। बिरजू अपना हाथ जानबूझकर मटके में फंसा लेता है ताकि मंजू की आत्मा को ये लगे कि उसका हाथ मटके में फंस चुका है और वो उसके हाथ को छुड़ाने के लिए मटके में घुस जाए। मंजू, 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 देखो ना ये क्या हो गया है। मेरा हाथ इस मटके में फंस गया है। मंजू की आत्मा जल्दी से बिरजू के पास आ जाती है। हे भगवान, ये क्या कर लिया तुमने? अब कैसे निकालूं तुम्हारा हाथ? जल्दी से इस मटके में घुस जाओ और मेरा हाथ अंदर से धकेल कर निकाल दो। मंजू की आत्मा जल्दी से मटके में घुस जाती है और बिरजू का हाथ निकाल देती है और बिरजू जल्दी से उस मटके को एक लाल कपड़े से ढक देता है। अंदर से मंजू की आत्मा बहुत चिल्लाती रहती है, ये क्या कर रहे हो? बिरजू, निकालो मुझे यहाँ से। बिरजू जल्दी से उस मटके को घर से बाहर लाकर जला देता है और मंजू की आत्मा भी जल जाती है।